नाज़रीन आदाब, जहाज़ी मीडिया के टॉक शो में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे सामने है बलरामपुर की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर शायर जिनका नाम है अरमान रज़ा बलरामपुरी। अरमान रज़ा बलरामपुरी साहब एक ऐसे उभरते हुए शायर हैं जो मौजूदा दौर में मौजूदा हालात के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं और हर चंद के चारों तरफ हेड रेट बहुत ज़्यादा है और लोग सच बात बोलना अपने लिए एक बाइसे वबाल समझते हैं। ऐसे में न सिर्फ ये सच बात बोलते हैं बल्कि बबांगे दुहल हक़ की आवाज़ को स्टेज से और इनका जो भी माध्यम है उस माध्यम से कहने से कभी भी नहीं हिचकिचाते। तो अरमान रज़ा साहब, आपका खैर मुक़द्दम है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आपका शेड्यूल बहुत मसरूफ़ है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप अपने वतन से दिल्ली सिर्फ इसी मकसद के लिए आए हैं कि आप किसानों की तहरीक को एक रुख दे सकें। तो आप जो अभी किसानों के बीच गए तो आपने वहाँ पर क्या पाया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाज़ी मीडिया के सभी चाहने वालों को, उनके दर्शकों को शायर अरमान रज़ा बलरामपुरी का मोहब्बत भरा सलाम एंड इवन शुक्रगुजार मैं आपका हूँ कि आपके चैनल पे हमें आने नसीब हुआ। आपका सवाल था सर, जिसका जवाब मैं पाता हूँ कि जब मैं किसानों के आंदोलन के बीच में गया तो दिखा कि एक ऐसा जज्बा है उनके बीच में। वो किसान जहाँ पे ना कोई मजहब, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, हिंदुस्तानी भाई बैठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग। क्यों? क्योंकि किसान है वो। किसान है। तो जैसे कि इल्जाम लगाया जाता है कि वो लोग टेररिस्ट हैं या किसी दूसरे खालिस्तान वगैरह के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं। जितना पीसफुल मैंने वहाँ का माहौल देखा है सर, मैं अपने आंखों देखा। एक बात बताना चाहूँगा, मैं स्टेज पे था, मेरे परफॉर्म के पहले जस्ट एक साहब आए हुए थे, नाम से वाकिफ नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि यहाँ से वहाँ तक काफ़ी गंदगी हो चुकी है और हमारी वजह से रोडों पर गंदगी ना हो तो इस प्रोग्राम के बाद हम जितने लोग हैं मिलकर के इस रोड पर झाड़ू लगाएंगे, इसको साफ करेंगे। सर, जो रोड तक को गंदा नहीं होने दे रहा है वो मुल्क हिंदुस्तान को गंदा होने क्या देगा? क्या कहने, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी मेरे ख्याल से? जिस जगह सड़क पर बैठ रहे हैं उसके सफाई का ख्याल रख रहे हैं, तो इससे ज्यादा हुब्बे वतन की क्या ये अलामत होगी? और चूंकि आंदोलन में है, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आए हैं, फिर भी सफाई का ख्याल रख रहे हैं ताकि आने वाले और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आजकल जैसे शायर के नाम से उमूमन ये तस्वुर आता है कि बस तफरीक एक प्रोग्राम होगा और लोग उनकी बातों पर चंद तालियां बजाएंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे इस शायर में इस सिफत के अलावा एक दूसरी सिफत ये है कि जहाँ ये लोगों के दिलों को खुश करते हैं, वही मौजूदा हालात पर और मौजूद से रिलेटेड गुफ्तगू करके लोगों के दिलों को भी गरमाने का काम करते हैं। तो अभी आप किसानों के बीच गए तो आपने नौजवानों के अंदर किस तरीके से जोश की रूख की? सर, मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरा सबसे पहला मकसद ये था कि वहाँ पे जो बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से, उनको मेरे एक भी अल्फाज से अगर उनके अंदर जज्बा आता है, जोश आता है, तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा कि हाँ, मैंने एक काम किया। मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे पूरा जोशो खरोश का माहौल है, लेकिन फिर भी अगर एक फर्जंद भी वहाँ पे ऐसा बैठता जिसको लगता था कि मैं थक गया हूँ, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, उनके लिए कुछ मिसरे लिखे थे, वो मैं तो क्या हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ उन एक एक शख्स के लिए जो शिरकत करता है उस मशारे में, और उस नज़्म के ज़रिए सिर्फ किसानों नहीं, अपने आने वाली आवाम को, अपने हिंदुस्तान के आवाम को कुछ बताना प्रयास करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अपने हक के लिए नौजवानों उठो, अपने हक के लिए नौजवानों उठो, अपने हक के लिए नौजवानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो। चूंकि एक मोबाइल, उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ायदा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमारी जो जनरेशन है उसको इफ़ेक्ट भी करता है। वो उसमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
ये उनका काम इस तरह से हुआ जा रहा है सर कि उसमें घुसे जा रहे हैं, उसमें अपने आंखें भी उसमें गवा रहे हैं, अपना दिमाग भी उसमें गवा रहे हैं। इसके लिए कुछ पैगाम आपने और इसके लिए लिखा था कि काम यूं ही किसी का चलेगा नहीं, भाई बाहर आओ बाहर आओ, ऐसे कुछ नहीं होगा। काम यूं ही किसी का चलेगा नहीं, मांगने से यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो, उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो, वरना बिक जाएगा कुछ बचेगा नहीं, वरना बिक जाएगा। ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर के लिखा था सर मैंने, क्योंकि मेरा बिहार में प्रोग्राम था। मैं लखनऊ एयरपोर्ट से बैठता हूं तो वहां लिखा होता है इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। लेकिन मैं बिहार से लौटता हूं तो जगह जगह पे अडानी एयरपोर्ट सारी चीजें 10 दिन के अंदर ये चेंजेस हो गई, उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब इसके लिए करना क्या होगा? मैंने जो लिखा है उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो, तो इसका मकसद ये नहीं कि वायलेंस करें आप, इसका मकसद ये नहीं है कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन को ठेस पहुंचाएं आप। आपके पास वोट का अधिकार है, आप उस वोट के जरिए अपना जो बेहतर रहनुमा हो वो चुने। कैसे? उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो, वरना बिक जाएगा कुछ बचेगा नहीं। मुल्क के बूढ़े बच्चों जवानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो। तो नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे और साथ में देख भी रहे थे किसानों का शायर जनाब अरमान रजा बलरामपुरी को। अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।